हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। रेवोकेशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, मोड्स पढ़े थे। जैसे ऑफ़र के लिए अलग, रेवोकेशन के लिए पढ़ा था। रेवोकेशन ऑफ़र के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, एक्सेप्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसे होगा। फिर हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा था एंड मोड्स भी समझे थे। ये भी देखा था कि अगर प्रपोज़र रिवोक कब कर सकता है, जब एक्सेप्टर जो एक्ट करता है पोस्ट करने का, ठीक है, पोस्ट के अगर ना भी कर रहा है, अगर एक्सेप्टर फॉर एग्जांपल लेटर पोस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी और मोड से अपना एक्सेप्टेंस भेज रहा है, तो जब तक वो ट्रांसमिशन में नहीं आ जाता तब तक उसको प्रपोज़र रिवोक कर सकता है। क्योंकि एक बार ट्रांसमिशन में आ गया तो फिर एक्सेप्टर के सारे पावर्स ख़त्म हो जाते हैं विड्रॉ करने के। एक्सेप्टर कब रिवोक कर सकता है? जब तक प्रपोज़र के पास उसका कम्युनिकेशन ना पहुंच जाए, उससे पहले वो रिवोक कर सकता है। तो ये हमने पढ़ा था पर्टिकुलरली, ये पूरे एग्जाम्पल्स देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस, हर एक चीज़ कवर करी है। और हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था अपनी बेसिकली सेकेंड या थर्ड क्लास के आसपास, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जिसमें हमने ये देखा था कि एसेंशियल्स मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, जो हमने बेसिकली उससे समझा था। तो वो हमने आपको पूरे नोट्स के फॉर्म में लिखवाया भी था। एसेंशियल्स की अगर बात करें तो जो हमारी इससे पहले की क्लास थी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें हमने लिखा था कि अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोर्शन नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो ये पढ़ा था हमने। अब इसमें क्या दिया हुआ है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ये तो हमने वो देखे जो सेक्शन 10 बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सेक्शन 10 ने नहीं दी हैं, लेकिन वो भी एसेंशियल हैं, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम आज बात करेंगे। एसेंशियल्स हमने पढ़े थे, ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 10 ने नहीं दिए हैं, तो अगर जो सेक्शन 10 ने नहीं दिए हैं लेकिन वो भी एसेंशियल हैं, तो वो भी आज हम देखेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसी में हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स बेसिकली कवर हो जाएंगे। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैकेट में नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 स्पेसिफिकली, ठीक है, लेकिन तब भी इनको एसेंशियल्स माना गया है, ठीक है। सबसे पहले है टू पार्टीज। व्हाट डज इट मीन टू पार्टीज? कोई भी पार्टी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज, वन पार्टी हु इज मेकिंग द ऑफर एंड द अदर वन हु इज एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन्स से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि जो फिजिकल ह्यूमन बीइंग हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और दूसरे पर्सन से हो सकता है जो कि आर्टिफिशियल है। कौन से वो पर्सन्स हो गए? जिनका खुद का अपना लीगल एग्जिस्टेंस है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी हैं खुद में, जैसे कि कंपनीज हो गई, ट्रस्ट्स हो गए, ठीक है।
इनका अपना खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें सेलर और बायर दो होने चाहिए, दो डिफरेंट पर्सन्स होने चाहिए, है ना। लेकिन एक इसमें केस लॉ आया था गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी, जिसमें एक पार्टनरशिप फर्म थी जो डिसोल्यूट हुई, मतलब जो एक तरह से एंड हो रही थी। जो भी फर्म के असेट्स थे वो डिवाइड हुए पार्टनर्स के अमंग, इक्वली डिवाइड हुए होंगे जैसे भी हुए होंगे। और सेल्स टैक्स ऑफिसर ने उस टाइम पे, क्योंकि सेल्स टैक्स प्रोमिनेंट था, वही चलता था, अब तो खैर जीएसटी आ गया है, लेकिन सेल्स टैक्स ऑफिसर ने जब ये देखा, केस स्टडी किया, तो उसने कहा कि ये जो भी डिसोल्यूशन पे असेट्स का डिवीजन हुआ है इसको हम टैक्स करेंगे। उस पर जजमेंट ये आया था कि ये कोई सेल नहीं है, क्योंकि फर्म के असेट्स उसके पार्टनर्स के अमंग डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सेल नहीं है, ये फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है। और पार्टनर्स क्योंकि असेट्स के जॉइंट ओनर थे, तो एक तरह से ये कहा गया कि पार्टनर खुद ही बायर और खुद ही सेलर नहीं बन सकते हैं। आइडेंटिटी एसरटेनेबल होनी चाहिए, आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को संभालने वाले कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अग्रीड, ठीक है, लेकिन डिसोल्यूशन पे और रिटायरमेंट जैसे अगर पार्टनर का होता है तो उसमें भी जो भी उसका शेयर बनता है वो उसको दे दिया जाता है। तो उसमें ये नहीं कहा जाता है कि पार्टनर को हमने सेल करा या पार्टनर ने बाय करा, तो ये चीज़ इसमें नहीं कह सकते हैं, क्योंकि असेट्स लाइबिलिटीज़ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स का पूरा राइट होता है। प्रॉफिट शेयर में होता है, लॉस शेयर में होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसमें पार्टनर्स के कंसेंसस से होते हैं, कोई भी चीज़ अगर नया इन्वेस्टमेंट होता है पार्टनर्स के कंसेंसस से होता है, पार्टनर्स के ही डिसीजन से ही, म्यूचुअल डिसीजन से ही असेट बाय या सेल किया जाता है, लाइबिलिटी इनकर की जाती है। तो इसलिए ये गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी का केस लॉ था, जिसमें ये बोला गया कि इसको सेल हम नहीं मानेंगे। तो ये एक केस लॉ है। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी आइडिया लगा, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं सोच रही थी कि एक बार आप लोग से डिस्कस करूँ। पार्टनरशिप डिसोल्यूट हुई है, तो आप लोग ने क्लास 11th 12th में ऐसा कुछ पढ़ा है डिसोल्यूशन के बारे में और वाइंडिंग अप के बारे में? तो ये हम डिस्कस करेंगे एक बार, लेकिन इसमें पहले हम बुलेट पॉइंट्स लिख लें। बुलेट पॉइंट्स ये हैं: अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व at least 2 parties, ठीक। It may be made by natural persons, natural parties हो गई, and by other persons having legal existence. लीगल एग्जिस्टेंस में क्या आ जाएगा? कंपनीज, ट्रस्ट्स, ठीक है। एंड तीसरा बुलेट पॉइंट, आइडेंटिटी ऑफ पार्टी एसरटेनेबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक। एंड इसमें केस लॉ जो हम लिख सकते हैं वो अगर कोट करना है तो वो होगा गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी, ठीक। तो ये केस लॉ इसमें कवर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस।
इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ी थी, तो व्हाट वाज इट ट्राइंग टू कन्वे कि लीगल एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, तभी तो दोनों पार्टीज बाइंडिंग होंगी कि नहीं होंगी। अगर नहीं होगा लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे आएगा? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना ज़रूरी है, ठीक। तो इसीलिए इसमें बात करी गई है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। इंटेंशन ये होना चाहिए, सोशल या डोमेस्टिक अग्रीमेंट जो होते हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होते। जैसे हस्बैंड ने वाइफ से एक प्रॉमिस किया कि मैं हर मंथ में इतना अमाउंट आपको दूंगा आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन वो उतना अमाउंट उसको पे नहीं कर पाया, तो इस केस में वाइफ स्यूट फाइल नहीं कर सकती हस्बैंड के अगेंस्ट में, क्योंकि ये एक तरह का डोमेस्टिक अग्रीमेंट था, ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। लीगल ऑब्लिगेशन ही एनफोर्सेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे हम लोग ने पढ़ा है डिसोल्यूशन के बारे में, तो डिसोल्यूशन में बेसिकली होता क्या है? डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप एक तरह से ब्रेक हो जाती है, क्योंकि डिसोल्यूशन में हमारा फर्म रहती है कि नहीं रहती है? नहीं रहती है। इसमें सारे असेट्स फर्म के डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं, सारे अकाउंट सेटल कर दिए जाते हैं, असेट्स लाइबिलिटीज सेटल कर दिए जाते हैं, ठीक। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में मतलब सारे ऑपरेशंस बंद कर देना, यानी कि फर्म एंड हो गई। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में असेट्स बेच दिए, लाइबिलिटीज पे दी और पार्टनर्स को सेटलमेंट दे दिया। तो हम लोग ने ये चीज़ें पढ़ी भी थी पहले भी। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंस देखना है कि क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का पार्टनरशिप, आप अगर एक जेनरिक व्यू समझिए, तो जेनरिक व्यू तो यही बोलता है कि बिजनेस एंड हो जाना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस एंड नहीं होता है, उसमें एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट चेंज होता है। मान लो किसी पार्टनर ने छोड़ दिया, नया पार्टनर आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है पूरी तरह से बिजनेस ही ख़त्म कर देना, उसमें सारे एसेट बेच दिए, सारे अकाउंट सेटल हो गए, लाइबिलिटीज सेटल ऑफ हो गई, तो ये सब मतलब होता है। इसलिए मैंने ये क्लियर किया क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो केस लॉ भी बताया गया है गुजरात वर्सेस रमनलाल एस.एन. कंपनी का, इसमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है। तो पार्टनरशिप में असेट्स बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं, लाइबिलिटी सेटल ऑफ कर सकते हैं, पार्टनर्स या तो नए पार्टनर्स एडमिट होंगे फर्म में, कुछ पार्टनर्स रिटायर होंगे, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी चेंज होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है तो फर्म भी डिसोल्यूट हो जाए, मतलब बिजनेस एंड हो जाए। हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो यहाँ एक्सप्लेन किया गया। तो आप इसको अगर डीपली स्टडी करो, क्योंकि क्लास 12th में जिसने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसके बाद भी मैं बता दे रही हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप क्या होता है, एक समूह होता है, सब दो से ज़्यादा मेंबर्स लोग जब साथ में मिल के काम करते हैं, असेट लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो फर्म की होती हैं, वो पार्टनर्स की नहीं होती हैं, अपना अपना कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो भी बिजनेस चल रहा होता है उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो या तो इक्वल शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या जो भी डिसाइड होता है एज पर पार्टनरशिप डीड। तो अगर डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस एंड हो, ठीक है, असेट्स लाइबिलिटीज सेटल ऑफ हो रहे हैं, क्लेम सारे सेटल ऑफ हो रहे हैं, पार्टनर्स रिटायर एडमिट हो रहे हैं, रेशियो चेंज हो रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि the firm has to close its operations, has to end its operations. This does not mean
तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को मैंने एम्फसाइज किया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब लीगल ऑब्लिगेशन का मैं इसी पॉइंट पे वापस आती हूँ अपने टॉपिक पे। इसमें हमें कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं कि इंटेंशन जो होगा ऑन पार्ट ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सोशल और डोमेस्टिक agreements not enforceable by law, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट इसमें क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये कहता है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड with in certain cases। अदर फॉर्मेलिटीज़ क्या हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओरल नहीं हो सकता है, वो रिटन ही होना चाहिए। किसी प्रॉपर्टी के सेल का अग्रीमेंट हो रहा है, अग्रीमेंट टू सेल हो गया, उसमें रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अटैच होते हैं, और जो भी अग्रीमेंट हो रहा है पार्टीज़ का वो रिटन होगा, ओरल नहीं होगा। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट या बैंक से आप लोन ले रहे हैं, तो जब तक सैंक्शन लेटर नहीं होगा, सैंक्शन लेटर के साथ जो मतलब ये बताता है कि आपको लोन कितने का ग्रांट हो रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो वो उसी में स्टेटेड होती हैं। उसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, पूरी प्रॉपर केवाईसी होती है। केवाईसी मीन्स कस्टमर के सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसमें, उसका पूरा डेटा स्टेट होता है उसमें, उसकी बैंक डिटेल्स होती हैं, उसके जितने भी आईडी एड्रेसेस प्रूफ होते हैं उसकी डिटेल होती है उसमें, उसकी फैमिली की डिटेल्स होती हैं, जो भी वो वर्क कर रहा है उसकी डिटेल्स होती हैं। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ होना ज़रूरी है। तो इसमें ये लिख दीजिए कि इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। राइटिंग में होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल हो गया इंश्योरेंस का, या फिर आप कह सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल का, कोई भी ले लो। है ना। और अगर आप जैसे एक छोटा सा भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल आपको एक फ़ोन ही लेना है, तो फ़ोन का जब तक बिल इनवॉइस नहीं होगा तो कैसे स्टेट होगा कि फ़ोन आपने परचेज़ किया है। तो ये ही एक एग्जांपल हो गया, भली पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, ऑफिशियल यूज़ के लिए नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। नाउ व्हाट डज दिस मीन? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, इसका मतलब ये है कि अग्रीमेंट जो है वो क्लियर कट होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑयल बेच रहा है, बता रहा है कि 100 क्विंटल ऑयल आपको मैं दूंगा, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि कौन से ब्रांड का देंगे, या क्वांटिटी बता दी, ब्रांड नहीं बताया, स्पेसिफिकली प्राइस नहीं बताया। तो इसकी वजह से क्या बोला जाएगा कि अग्रीमेंट क्लियर नहीं है। तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यही लिखेंगे कि अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन, सर्टन होना चाहिए, नॉट वेग और इंडेफिनिट। ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी of performance of an agreement। टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट ऐसे हों कि उनसे कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड हो। अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड।
जैसे कि एग्जाम्पल इसमें ये है कि ए बी से अग्री करता है कि वो ट्रेजर ढूंढेगा मैजिक से। बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये। अग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो जब तक जैसे कोई अग्रीमेंट हो रहा है, उसमें कोई एक्ट हो रहा है उससे जुड़ा हुआ, तभी तो माना जाएगा ना कि ये इन्फोर्सेबल है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो इसमें टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट जो हों, द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट should be capable of performance, should be capable of performance, ये परफॉर्मेंस के केपेबल होने चाहिए। अब इतने पार्ट्स क्लियर हो गए आप सबको। अब इसके बाद जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हम लोग ने पढ़ा ये वो है जो सेक्शन 10 नहीं बताता है। जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये वो हैं जो हम लोग ने पहले लिखे हुए हैं। तो अब हम इसको डिटेल में समझ लेंगे एक बार। जो हमने अपनी फर्स्ट सेकेंड क्लास में शायद इसको एक्सप्लेन भी किया था आपके लिए। अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो गया, कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो ये सब पढ़ा था। तो अब इसी को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हेडिंग में डाल देती हूँ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। तो उस टाइम पे जो जो क्लैरिटी नहीं आई होगी वो अब आ जाएगी क्लैरिटी आप सबको। सबसे पहली चीज़ है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। इसमें ये बोल रहे हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अग्रीमेंट। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जो पहला पॉइंट है ना, इसमें पहला पॉइंट ये बोलता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट। तो ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट ये बोलता है कि अग्रीमेंट कैसे निकलता है, ऑफर से भी एंड एक्सेप्टेंस से भी। तो इसका बुलेट पॉइंट ये हो जाएगा कि अग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यानी कि अग्रीमेंट वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ? ऑफर से हुआ। ऑफर मतलब प्रॉमिस, ठीक है। और प्रॉमिस जब एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। तो ये इसकी टैगलाइन हो गई एक तरह से। जब हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अग्रीमेंट एंड व्हेन अग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन करी गई है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या बोलता है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या हुआ? फ्री कंसेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर पार्टी, दो पार्टीज सेम सेंस में ही एक पर्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट में अग्री करें, एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिस्पेक्ट में अग्री करें, कंसेंट दें। कंसेंसस दोनों का सेम सेंस में होना चाहिए, सेम आइडियोलॉजी के बेसिस पे होना चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए यानी कि उसमें कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि ये टर्म्स मैंने पहले भी डिस्कस किए थे कि फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन, मिस्टेक या कोर्शन नहीं होना चाहिए। जैसे ए ने बी से कहा कि अगर तुम मुझे 2000 रुपये नहीं दोगे तो आई शूट यू, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। तो इसका बेसिकली एक ही बुलेट लाइन में हो सकता है एक्सप्लेनेशन कि टू और मोर पार्टीज are said to consent when they agree upon same thing
इन सेम सेंस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो वर्ड्स मैंने आपको नए इसमें बताए थे, कोर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं कि कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड फ्री if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misinterpretation और mistake। तो ये लिख सकते हैं कि उसमें कोई ज़्यादा कोई फोर्सफुल एक्शन हो, किसी की तरफ से थ्रेट हो या फ्रॉड इन्वॉल्व हो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसके साथ ऐसा हो रहा है, जिससे ऐसे फोर्सफुली या फ्रॉडलेंटली कंसेंट ली गई है। वॉइडेबल का मतलब क्या हुआ? अब अच्छा, एक चीज़ हमें आपको एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। जो लॉ में जितने हम लोग सेक्शंस पढ़ते हैं, प्रोविजंस पढ़ते हैं, तो वैलिड का मतलब सबको पता है, वॉइड का मतलब एंड वॉइडेबल का मतलब क्या होता है। वॉइडेबल मीन्स इट इज़ अपॉन द पार्टी, ठीक है, विच इज़ फेसिंग सच काइंड ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी और विच इज़ द विक्टिम कह लो, या फिर जिसके ऊपर बीत रही है, जो ये सब सफरिंग्स देख रही है पार्टी, तो उसके ऊपर होता है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाए या फिर पीछे हट जाए, मना कर दे, ठीक है, रिवोक कर दे। तो ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। और यही चीज़ बोली गई है फ्री कंसेंट में कि वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी जिसकी कंसेंट इस तरह से ली गई थी। किस तरह से ली गई थी? फ्रॉड के रूप में, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्शियन के रूप में। अगर कंसेंट जो है वो मिस्टेक से फॉर एग्जांपल रिलेटेड है, मान लो कंसेंट ली गई मिस्टेकनली, तब तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। When consent is vitiated by mistake, the contract becomes void। मतलब इसमें यही है, ठीक है। तो विशिएट का मतलब यानी कि उसकी लीगल वैलिडिटी को ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ की लीगल वैलिडिटी को, है ना, वॉइड बना देना। तो विशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट विशिएट हो गया मतलब वॉइड हो गया। और मान लो कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो भी अग्रीमेंट चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, उसमें कंसेंट एक पार्टी ने नहीं दी, विड्रॉ कर ली, या उसको नहीं समझ आया, या उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया, लेकिन दूसरी पार्टी का इंटेंशन कुछ और था। दूसरी पार्टी उसको ईजिली समझाना चाह रही थी, लेकिन जिस पार्टी की कंसेंट की ज़रूरत थी वो समझ नहीं पा रहा था, तो उसने मिस्टेकनली, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग में मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं ना। लेकिन अगर इसके अलावा हम ये सोचें कि जैसे इसमें लिखा है व्हेन कंसेंट इज विशिएटेड बाय मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, तो एक बार अगर गलती से मान लो डिस्ट्रॉय हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तब फिर वो वॉइड बन जाएगा, उसको हम दोबारा से वैलिड नहीं कर सकते हैं, दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते। एक बार अगर वो इम्पेयर हो गई उसकी लीगल वैलिडिटी, तो वो दोबारा से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, समझ गए, उसका लीगल ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें लिखी है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ दे रही हूँ, व्हेन कंसेंट इज विशिएटेड बाय मिस्टेक, कंसेंट मान लो डिस्ट्रॉय हो गई, या डिस्ट्रॉय थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल वर्ड हो जाएगा, कंसेंट नहीं दी, तो उसके बाद से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें थर्ड पॉइंट क्या कहता है,
कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में हमने ये बहुत ही पहले स्टार्टिंग में जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो ये पढ़ा था कि 3 कंडीशंस हैं जो डिफाइन करती हैं कि पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अ पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु। सबसे पहले बोला था इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी की एज अकॉर्डिंग टू लॉ। कौन सा लॉ? टू विच ही इज सब्जेक्ट। वैसे जो स्टैंडर्ड एज है, क्राइटेरिया जो दिया गया है वो 18 ईयर्स का है, लेकिन कुछ लॉज में हो सकता है आगे पीछे हो। 18 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन 18 से ज़्यादा हो सकता है। तो जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग वो पर्सन फॉल करता है जिस एक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में, तो तब उसमें एज ऑफ मेजॉरिटी देखी जाएगी उसकी। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे? इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ठीक, ये 3 कंडीशंस हैं। मेजॉरिटी की एज, साउंड माइंड एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड। मेजॉरिटी की एज मतलब 18 ईयर्स होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब सेंसेस में होना चाहिए। एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते टाइम ये ना हो कि वो पर्सन ड्रंक हो तो उसको कुछ समझ ही ना आए, तो उस टाइम पे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड समझा जाएगा ना। फिर डिस्क्वालिफाइड यानी कि कन्विक्ट है, प्रिजनर है, क्रिमिनल है, तो उसको डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। 4th पॉइंट कहता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। कोई भी लॉ के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक पार्टी अगर कुछ ऑफर कर रही है, जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो कुछ रिटर्न में देगी उसको, या तो मॉनेटरी कुछ देगी या कोई भी उसके रिस्पेक्ट में कोई गुड देगी। जैसे बार्टर सिस्टम हमने पढ़ा था कि एक पार्टी ने मान लो एक कमोडिटी दी, दूसरी पार्टी ने दूसरी कमोडिटी दे दी उसके बदले में। तो कंसिडरेशन का मतलब है, इसमें जो टर्म यूज़ होता है लॉ का, इसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न। ये आप लोग अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो, समथिंग इन रिटर्न। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्या बोलते हैं? वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्या होती है? क्या हो सकता है? जैसे राइट मिले, है ना, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग राइट्स मिल गए। कंपनी में मैंने इतने शेयर्स में इन्वेस्ट किया और मुझे इतने % की वोटिंग राइट्स मिल गई, तो वो कंसिडरेशन हुआ। राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी, है ना, या फिर और डेट्रीमेंट, लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली या दी गई, गिवन और सफर्ड बाय द अदर। एक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो दूसरी को राइट्स मिले। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न में हो, ज़रूरी नहीं है वो मॉनेटरी हो, इन सब फॉर्म्स में भी हो सकता है। जैसे ए ने बी से कहा कि हम आपकी बुक 100 रुपये में खरीदेंगे, बी ने कहा ठीक है हम इसमें 100 रुपये आपको दे देंगे, तो 100 रुपये इज़ अ कंसिडरेशन। ठीक है,
और इसके अलावा क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन। पहले ये लोग बोल रहे हैं कंसिडरेशन, उसके बाद ये वर्ड ऐड कर दे रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ वाला जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें एंड लगा है तीनों, ये जो थर्ड कंडीशन से पहले दो कंडीशंस में, तो तीनों कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट कहता है कि दोनों ही लॉफुल होने चाहिए, मतलब ये ना हो कि लॉ से प्रोहिबिट करे। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बुलेट पॉइंट लिखूंगी कि कंसिडरेशन हो और ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड ना हो, ठीक है, एंड कुछ ऐसा ना हो जो वो पब्लिक को अपोज करे, पब्लिक की पॉलिसी को अपोज करे, उसके अगेंस्ट में जाए, या इमोरल हो, पब्लिक के लिए सही ना हो, या इंजरी उसमें दे, किसी पार्टी को इंजरी हो या फ्रॉड इन्वॉल्व हो, तो लॉफुल होना चाहिए। ठीक, एंड इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये बोलता है नॉट एक्सप्रेसली declared to be void. Not expressly declared to be void. अग्रीमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो ना तो इलीगल हो और ना ही वो लॉ उसे प्रोहिबिट करे। जैसे कि कोई ऐसा अग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, या मर्डर कमिट करना, या थेफ्ट, या फिर कॉन्स्पिरेसी करके फिर कुछ फ्रॉडलेंट या मैल प्रैक्टिसेस करना मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में, लीगल प्रोसीडिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सब वॉइड अग्रीमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे agreement entered into must not be which law declares to be illegal or void। तो ऐसा अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो लॉ या तो बोले कि ये इलीगल है, गलत है। ठीक है, ये मैंने लिखा है डिक्लेयर्स। तो ये हमारे एसेंशियल्स कवर हो गए पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के जो बचे हुए थे। अब जो हमारा मेन टॉपिक जो पेंडिंग है वो पेंडिंग है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के क्या टाइप्स हैं, तो उसका मैं बाइफर्केशन बता दूं, फिर हम उसे कवर करेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे आगे आने वाली क्लासेस में भी कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा। अब इसमें 3 बाइफर्केशंस हैं। एक वैलिडिटी के बेसिस पे हो सकता है, कैटेगराइजेशन जो होगा, एक होगा फॉर्मेशन, एक होगा परफॉर्मेंस। ठीक, तो अब क्योंकि हमारा ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इतने दिन से जिसके ये पार्ट्स हैं, तो इसमें हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसका डिटेल वर्जन जो है अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो हम इसको इसमें भी पढ़ेंगे शॉर्ट में, और डिटेल में फिर हम उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वैलिडिटी में वर्ड आता है वो आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो बाइंडिंग हो, जो इन्फोर्सिएबल हो। अब इसका डिटेल में अगर आपको देखना है एक बार, तो हम एग्जाम्पल्स तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा अगर जैसे पॉइंट वाइज या बुलेट पॉइंट वाइज चाहिए तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, इसलिए उसकी आप लोग टेंशन मत लेना।
हम लोग अभी इसको सिर्फ समझ रहे हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो बाइंडिंग और जो इन्फोर्सेबल होते हैं, यानी कि जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन होता है, जो सारे एसेंशियल्स जिसमें होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हुए एंड वॉइडेबल कौन से हुए? अच्छा, वॉइड मतलब जिसमें कोई लॉ का एलिमेंट नहीं होता है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। एक्स ने सोचा कि मैं एक बुक लिखूंगा पब्लिशर के साथ, लेकिन एक्स मर गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको शुगर भेजूंगा 10 टन, लेकिन सप्लाई होने से पहले फैक्ट्री में आग लग गई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल तो होता है एक पार्टी के रिस्पेक्ट में, दूसरे पार्टी के रिस्पेक्ट में, या दोनों पार्टीज, लेकिन जो दूसरे पार्टी के अगर हम रिस्पेक्ट में समझें, क्योंकि जो डेफिनेशन बोलती है वो ये बोलती है अग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू। एक पार्टी या एक से ज़्यादा पार्टीज़ के रिस्पेक्ट में वो लॉ का उसमें एलिमेंट रहता है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। लेकिन दूसरे पार्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में लॉ की एनफोर्सेबिलिटी या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ठीक, तो फिर वो वॉइडेबल, जैसे कि कोअर्शियन वाला एलिमेंट जो फ्री कंसेंट में होता है। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कहा कि तुम मेरे गुड्स खरीद लो वरना गोली मार दूंगा, आई शूट यू। तो अदर पार्टी सेज कि ठीक है, आई एम रेडी टू बाय योर गुड्स, प्लीज डोंट शूट मी। तो हेयर द कोअर्शियन एलिमेंट इज इन्वॉल्व एंड दैट इज वाई, मान लो पार्टी बी जो है वो सफ़र कर रही है, तो पार्टी बी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, तो उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये समझ आया? अब इसके बाद हम देख लेते हैं इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो लॉ ही प्रोहिबिट करे। ठीक है, इल्लीगल को आप बोल सकते हो कि कैन बी वॉइड, कैन बी क्या, ये हमेशा वॉइड होते हैं, आर वॉइड। ठीक है, लेकिन वॉइड अग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है इल्लीगल हो, क्योंकि इल्लीगल में प्रोहिबिशन वर्ड यूज़ हो रहा है कि लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, तो इल्लीगल तो वॉइड होगा ही होगा। लेकिन मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया जिसमें लॉ का एलिमेंट नहीं है, लेकिन लॉ उसको प्रोहिबिट भी नहीं कर रहा है, तो फिर वो इल्लीगल नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि इल्लीगल वॉइड हो सकता है कोई भी इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वॉइड इल्लीगल नहीं हो सकता। अब इसमें एग्जांपल ये है कि मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक के पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो वो इल्लीगल है। ठीक, और एक कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के बीच में हो रहा है, तो वो या तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, इमोरल है, या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो वो इलीगल में आ जाए। ठीक, तो ये है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसमें वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस दिया है, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्ट्स सारे जो भी बेसिस इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं उसको हम शॉर्ट में समझ रहे हैं। इसके बाद वॉइड एंड इलीगल का डिफरेंस दिया है, अब वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें ये देख लेते हैं कि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें सब्सटेंस तो होता है लेकिन कोई डिफेक्ट की वजह से वो अनएनफोर्सेबल हो जाते हैं। मान लो टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई बात छूट गई लिखने से, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया लेकिन अब वो अनएनफोर्सेबल हो गया है। ठीक है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वो आगे प्रोसीड नहीं हो सकता है, प्रोसीड नहीं कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से। कोई भी ऐसी कंडीशन रह गई लिखने से, या उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो गया,
तो वो अनइन्फोर्सेबल में आ जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फॉर्मेशन के बेसिस पे? जैसे सबसे पहले आता है एक्सप्रेस। ठीक, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स में या राइटिंग में, जैसे हम लोग ने ऑफर के टाइम पे पढ़ा था ना, एक्सेप्टेंस के टाइम पे पढ़ा था, एक्सप्रेस इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस मतलब जो वर्ड्स में या रिटन में एक्सप्रेस हो सकते हैं, इम्प्लाइड मतलब एक्शन से समझे जा सकते हैं या फिर लॉ से भी इम्प्लाइड होते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पैसेंजर जब रेलवे स्टेशन जाता है एंड कुली से नेगोशिएट करने के बाद कुली उससे ये नहीं पूछता है कि मैं आपका लगेज उठा लूँ, वो एक्शन से ही उसके समझ आ जाता है कि ये इम्प्लाइड है, ये तो इसका काम है। और जब वो उसको ट्रेन तक पहुंचा देता है कुली, तब एक पैसेंजर उसको पेमेंट कर देता है उसके अगेंस्ट में, तो वो इम्प्लाइड एक्ट है। ठीक, तो एक हो गया एक्सप्रेस, एक हो गया इम्प्लाइड, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। एक हो गया टैसिट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट मतलब दोनों पार्टीज के कंडक्ट से ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है। ठीक, कंडक्ट से पता चल रहा है। जैसे एटीएम जाते हो आप, एटीएम में आप पूरा अपने डेटा फीड करते हो, कितना कैश विड्रॉ करना है वो भी लिखते हो, और एटीएम मशीन से अमाउंट निकल आता है। या आप मेट्रो स्टेशन में जाते हो, फिर वहाँ से आजकल ऑनलाइन वेंडिंग मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू आपका टिकट रिलीज़ हो जाती है मशीन से, तो वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक, एंड ये सेपरेट नहीं है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के ही स्कोप में आता है। मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप वाइड है जिसमें टैसिट भी आ जाता है। अब इसके बाद एक आता है क्वासी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और एक हो गया इसमें ई कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस से क्रिएट हो गया। ठीक है, इसमें लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रहते हैं, भले ही कॉन्ट्रैक्ट ना हो असलियत में। जैसे कि एग्जाम्पल, obligation of finder of lost goods to return them to true owner or liability of person to whom money is paid under mistake to repaid back cannot be said to be arise out of a contract even in its remotest sense। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल पार्टी के गुड्स स्टोल हो गए, खो गए, तो जो भी फाइंडर होगा उन गुड्स का, स्टोलन गुड्स का, मान लो थीफ ने कहीं गुड्स छोड़ दिए और फाइंडर को मिले, तो जो ट्रू फाइंडर होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये हम ट्रू ओनर को रिटर्न कर देंगे गुड्स। तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नज़र आ नहीं रहा है। कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है आप लोग को? नहीं, लेकिन लीगल राइट और ऑब्लिगेशन नज़र आ रहा है। ऑब्लिगेशन फाइंडर का है कि वो गुड्स रिटर्न कर दे, एंड जो जब वो रिटर्न करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में उसको रिवॉर्ड मिला जाए ओनर से, तो वो एक ओनर का ड्यूटी होगी। तो ये इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्वासी होते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली रियली मतलब आपको उस पर उसके फेस पे कोई भी ऐसा नेगोशिएशन है या कोई एक्टिविटी है, उसके फेस पे आपको लगेगा नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देते हैं, तो वो क्वासी है। लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रहेंगे। ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी, ई कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड हो जाएगा वो, क्योंकि इनवॉइस जनरेट होगी इलेक्ट्रॉनिकली, गुड्स आपको होम पे डिलीवर हो जाएंगे, पेमेंट आपने ऑनलाइन कर दिया है, तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। समझ आ गया? तो ये हमने शॉर्ट में आपको पूरा बता दिया है, एक्सप्लेन हम डिटेल में करेंगे, इस पर हम आएंगे। परफॉर्मेंस के बेसिस पे देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक आते हैं एग्जीक्यूटेड, एक आता है एग्जीक्यूटरी, एक आता है यूनिलेटरल,
एंड एक हो गया बायलेटरल। अच्छा, यूनिलेटरल और बायलेटरल मतलब, यूनिलेटरल मतलब एक साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टी ने अपने परफॉर्मेंस दे दी, जैसे M advertises payment of our ward of 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him। तो एग्जीक्यूटेड, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम यूनिलेटरल क्यों मानेंगे कि एक पर्सन ने एडवर्टीजमेंट दे दिया कि मेरे बेटे को जो भी फाइंड करके मेरे पास लाएगा तो उसको 5,000 का रिवॉर्ड मिलेगा। तो अपना ऑब्लिगेशन एक तरह से कर देना कि जैसे ही पार्टी का ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो रहा है दूसरी पार्टी मतलब फाइंडर जो है उसके सन को लेके आ रही है, तो जो भी फादर है फॉर एग्जांपल जिसने एडवर्टीजमेंट दिया है वो अपना ऑब्लिगेशन कैसे ख़त्म करेगा, रिवॉर्ड देके। तो ये यूनिलेटरल है। और बायलेटरल जिसमें ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस आउटस्टैंडिंग होती है। तो ये दोनों पार्ट्स किसके हैं, एग्जीक्यूटरी के कि एग्जीक्यूटेड के, एग्जीक्यूटरी के। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जीक्यूटेड क्या होते हैं, एग्जीक्यूटरी क्या होते हैं। एग्जीक्यूटेड का मतलब ये होता है जब कोई एक्ट किया जाता है, ठीक है, या कोई एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कंसिडरेशन जो होती है वो भी उसके अगेंस्ट में एक्ट के फॉर्म में हो या फॉरबेरेंस। फॉरबेरेंस का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्या होता है, समझाया था कि नहीं समझाया था, रिस्ट्रेन करना, रिफ्रेन करना किसी चीज़ से, दैट इज़ फॉरबेरेंस। जैसे एक ग्रोसर ने शुगर बेची कैश पेमेंट पे, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने पार्ट्स कवर कर लिए हैं। यानी कि कंसिडरेशन भी एक्ट हो, और जब एक्ट हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड बन जाए। एक पार्टी ने, जैसे ग्रोसरी शॉप वाले ने शुगर बेची कैश पेमेंट पे, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि उसने बेच दिया अपना कमोडिटी और दूसरी पार्टी ने पेमेंट कर दिया, तो एग्जीक्यूटेड हुआ। एक एक्ट के होने से ये लगे कि वो हो चुका है। When the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then contract is executed. Executory मतलब consideration is a promise या obligation जो कि फ्यूचर में दिया जाएगा। जैसे एक पर्सन ने सोचा, अग्री किया दूसरे पार्टी से कि मैं आपसे ट्यूशन लूँगा इंजीनियरिंग की, और प्रॉमिस किया कि 1,000 रुपीज़ पर मंथ दूंगा, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी है क्योंकि उस पार्टी ने, उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया है कि जैसे ही रजिस्टर हो जाऊंगा आपके अंडर में और अग्रीमेंट हो जाएगा तब मैं आपको ये 1,000 रुपये हर महीने का दूंगा। पेमेंट जो है उसकी तरफ से, कंसिडरेशन जो है वो फ्यूचर में पे होनी है, फ्यूचर में परफॉर्म होनी है, इसलिए वो एग्जीक्यूटरी है। तो अब एग्जीक्यूटरी के ही दो पार्ट्स हैं, एक यूनिलेटरल है, एक बायलेटरल है। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरे पार्टी का ऑब्लिगेशन कह लो, परफॉर्मेंस पेंडिंग है। जैसे एक पार्टी ने कहा कि मेरे को मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, गुड्स उसने दे दिए, दूसरे पार्टी ने कहा कि मैं 3 दिन बाद पेमेंट करूँगा, तो वो पेमेंट पेंडिंग है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल है। बायलेटरल में ऑब्लिगेशन या प्रॉमिस जो है वो आउटस्टैंडिंग होता है दोनों तरफ से मान लो एक्ट या परफॉर्मेंस पेंडिंग है, क्योंकि यूनिलेटरल में तो एक ही तरफ से पेंडिंग है, एक पार्टी ने कर दी है परफॉर्मेंस, दूसरे की पेंडिंग है। बायलेटरल में दोनों की पेंडिंग है। जैसे ए ने कहा बी से कि मैं आपको अपना प्लॉट बेचूंगा 1 लाख में, लेकिन बी ने 25,000 ही दिए और प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट संडे तक दे देंगे। अब ए ने पोजेशन तो दे दिया प्लॉट का, और उसने कहा कि सेल डीड हम तब एग्जीक्यूट करेंगे जब हमें पूरा अमाउंट मिल जाएगा, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी है। एग्जीक्यूटरी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है।
agrees to sell plot for 1 लाख। बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक। अब बी ने पे किए 25,000 अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी मतलब एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया और प्रॉमिस किया टू पे बैलेंस ऑन नेक्स्ट संडे। ये उसने प्रॉमिस किया। अब क्या हो रहा है, ए ने पोजेशन दे दिया, गेव पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या हुआ, टाइटल एक तरह से ट्रांसफर कर देना। पोजेशन ऑफ प्लॉट टू बी एंड प्रॉमिस्ड टू एग्जीक्यूट सेल डीड। अब उसने कहा कि सेल डीड यानी कि जो मेन रजिस्ट्री होती है ना दोनों पार्टीज़ के रिस्पेक्ट में, जब फ्लैट या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करती है तो रजिस्ट्री होती है। और अग्रीमेंट जो जिसकी बात कर रहे हैं ये लोग, जो अग्रीमेंट टू सेल होता है जो दो पार्टीज़ के रिस्पेक्ट में बनता है किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो वो ये कह रहा है कि ये हम तब एग्जीक्यूट करेंगे व्हेन एंटायर अमाउंट शैल बी रिसीव्ड। क्योंकि अभी तो सिर्फ एडवांस मिला है, एडवांस बुकिंग हुई है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इस पार्टी को पेमेंट पूरा करना है, किसको, बी को। ए को पोजेशन दे दिया है लेकिन सेल डीड एग्जीक्यूट करनी है। सेल डीड एग्जीक्यूट करनी है ए को और बी को पूरा पेमेंट करना है, इसलिए ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। वो भी कौन सा, बायलेटरल। दोनों पार्टीज़ का कोई ना कोई परफॉर्मेंस कह सकते हो या एक्ट पेंडिंग है, ठीक। तो एक तरह से पोजेशन दे दिया है, मतलब जैसे अलॉटमेंट लेटर होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया बी के नाम पे कि ये फ्लैट आपका है, लेकिन सेल डीड अभी एग्जीक्यूट नहीं करी है, वो तब करेगा जब बी पूरा पेमेंट कर देगा। तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी कौन सा, बायलेटरल। तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो हम डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको फर्दर देखेंगे और बाकी चैप्टर्स भी अपने कवर अप करेंगे, ठीक। थैंक यू।